आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास हिस्ट्री आर पास्ट 2 का 9वां चैप्टर, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है। बहुत जल्द हम इस किताब को कंप्लीट कर देंगे। आज का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर। जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। किताब में हमें बताया जाएगा मलयालम के बारे में, हमें बताया जाएगा मलयालम कहाँ से आई, हमें बताया जाएगा बंगाली कहाँ से आई, हमें पता चलेगा तमाम पेंटिंग्स के बारे में, जो भी नाना प्रकार की पेंटिंग्स हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और भी नई नई चीज़ें हैं, कुछ कहानियाँ होंगी, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। हम अगर ओवरव्यू में देखें तो हमें पहले पता चलने वाला है किस तरीके से चेरा साम्राज्य के दौरान मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। आप देखेंगे किस तरीके के ट्रेडिशंस डेवलप होने वाले हैं रूलर्स के अंडर में। पर्टिकुलरली जगन्नाथ टेम्पल का यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया जाएगा। राजपूत्स और उनके जो ट्रेडिशंस है, जो उनके हीरोइज्म की कहानियां हैं, जो गाथाएं हैं, जो उनकी परंपरा है, उनके बारे में देखने मिलेगा हमें। और साथ में आप देखने वाले हैं और भी स्टोरीज आएंगी, जैसे कथक की कहानी सुनने मिलेगी हमें बंगाल के बारे में और गहराई से समझने का प्रयास करने मिलेगा। साथ में पीर और टेम्पल्स क्या होते हैं, पीर्स क्या होते हैं, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, तो ये पीर कौन है, और जो मंदिर है उनके बारे में भी हम समझेंगे। सामान्य तौर पर आप देखिए, जब भी हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो कोशिश करते हैं हम उसकी लैंग्वेज को एज अ डिस्क्राइबिंग फैक्टर यूज कर लें, कौन सी भाषा वो बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको भील्स के बारे में बताऊं, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया के बारे में बताऊं, मैं आपको अंग्रेजों के बारे में बताऊं, सिंपली अंग्रेजों के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं आपसे कहूं वो जो इंग्लिश बोलते हैं वो अंग्रेज है। द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश इज ए ब्रिटिश मैन। जो फ्रेंच बोलता है वो फ्रेंच है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में आप देखने वाले उनके जो खाने के तरीके होंगे, खाने की चीजें होंगी, पहनने के तरीके होंगे, जो उनकी पोएट्री होगी, जो कविताएं होंगी, गाने होंगे, नाच होगा, हर चीज अलग होने वाली है। म्यूजिक का टेस्ट अलग होने वाला है, पेंटिंग अलग होने वाली है। कोई पियानो सुनेगा, कोई ग्रेक को सुनने वाला है, कोई जैज सुनने वाला है, कोई डांस देखेगा तो किसी को बैले पसंद है, किसी को बैली पसंद है। इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के डांस होने वाले हैं। क्लोथिंग फॉर्मेट्स अलग होने वाले हैं, कोई टक्सीडो पहनेगा, कोई थ्री पीस पहनेगा, तो कोई जुब्बा पहनेगा। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर रीजनल कल्चर्स में एक खासियत आपको समझ में आएगी कि आज के समय में या फिर भविष्य पहले भी जिस तरीके से ट्रैवलिंग हुआ करती थी और अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे से मिलते थे, आपको देखने मिलेगा कि इंटरमिक्सिंग होती थी। आपकी अलग अलग आपके जो ट्रेडिशंस है वो लोकल ट्रेडिशन से बाहर के ट्रेडिशंस आके मिलेंगे, और इस तरीके से कंप्लीट एक आपको फ्रूट सैलेड की तरह या फिर एक मेल्टिंग पॉट जैसी चीजें दिखती थी, जहां पर अलग अलग जो कलर्स हैं वो आके मिल रहे हैं। और यही चीज आपको हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी देखने मिलने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट डेवलप हो जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जो आपकी ओल्डर प्रैक्टिसेस है, कुछ पर्टिकुलर लोग जो है, कुछ पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट हैं वो आज भी अलग रहने वाले, वो स्पेसिफिक रहेंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से। और कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हो जाएंगे जो सब में कॉमन हो जाने वाले हैं। दिल बी सिमिलर और कॉमन अक्रॉस ऑल द लाइंस। अब देखिए, अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन एज ए क्लॉथ सब सबको ज्वाइन करता है। आप देखें, चाहे इंग्लैंड में अंग्रेज बैठा होगा वो भी पहनेगा, भारतीय बैठा होगा, चाहे श्रीलंका, अफ्रीका, कहीं की बात करें, हर जगह कॉटन एज अ क्लॉथ यूज हो रहा है। तो कॉटन जो एज अ फैब्रिक जो है वो हर जगह के लिए कॉमन है। लेकिन आप देखेंगे जो स्टिचिंग की डिजाइन है, आप देखने वाले कोई इसका स्कर्ट बनाएगा, कोई इसका पैंट बनाएगा, कोई इसकी साड़ी बना लेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो कुछ जो पर्टिकुलर ट्रेडिशन या प्रैक्टिसेस हैं वो कॉमन रहती हैं, और कुछ जो होती हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक होती हैं। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। हम पहले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है चेरा साम्राज्य के बारे में। याद करिए, मैंने 3 चेरा, चोला, पांड्यास, ये सब के बारे में बताया था मैंने। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किस तरीके से मलयालम का डेवलपमेंट होता है। तो जो आपके चेरा किंगडम है, वहां पर आप देखने वाले हैं जो आपके राजा थे महोदयपुरम, ये एस्टैब्लिश 9th सेंचुरी के आसपास जो डेवलपमेंट्स होती हैं, यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। इस एरिया में, इस किंगडम में आप देखेंगे जो महादेवपुरम में आपका जो किंगडम एस्टैब्लिश होता है, पर्टिकुलरली आपके जो पेनिनसुलर पार्ट है केरला, वहां पर जो आपको पठारी इलाका है, वहां पर आप देखने वाले हैं, ये आपको देखने मिलेगा कि एक लैंग्वेज डेवलप हो रही है, एक अलग से स्क्रिप्ट डेवलप हो रही है, जिसको आप मलयालम कहते हैं। और धीरे धीरे ये आपके जो ऑफिशियल्स हैं ये इसको प्रोपोगेट करना चालू करेंगे, ये इसको यूज करना चालू करेंगे, और यहाँ से आपको धीरे धीरे ये पूरी जगह पर फैलते हुए देखेगी। आप देखने वाले धीरे धीरे से जो संस्कृत ट्रेडिशंस थे आपके, ये भी चल रहे हैं, और एक टाइम आएगा कि इनको कंप्लीटली मलयालम ट्रेडिशंस या फिर मलयालम लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझने की जरूरत है, यहाँ पर जो आपकी स्टोरीज वगैरह लिखी गई हैं वो सब आपकी संस्कृत एपिक्स से बोरो की जाएंगी और उनको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। आपका जो फर्स्ट लिटरेरी सोर्स आज के समय में देखने मिलता है वो 12th सेंचुरी के आसपास का मिलता है, जो संस्कृत से कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड था, डायरेक्टली रिलेटेड, और साथ में उसका जो इंस्क्रिप्शन है या जो उसका आइडियाज है वो आपके इन्फ्लुएंस संस्कृत से ही होते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है, आपको जो 14th सेंचुरी के आसपास है बहुत सारी किताबें होंगी जो ग्रामर और इन सब चीजों में डील करने वाली हैं, इनके बारे में भी हमें पता चलता है, जिसका नाम था लीला तिलकम करके एक किताब होने वाली है जो आपकी ग्रामर और पोएट्री के बारे में बात करने वाली है, और इसको कंपोज किया गया था मनी प्रॉब्लम के द्वारा। इनको लिटरली कहा जाता है कि ही इज डायमंड और द कोरल रेफरिंग टू टू लैंग्वेजेस। जहाँ पर संस्कृत की और रीजनल लैंग्वेज की बात की जा रही है, इस किताब में बताया जाता है कि एक लैंग्वेज अगर हीरा है तो दूसरा कोरल है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन बताया जाता है। इसका सही रेलेवेंस तो मुझे नहीं समझ में आया कि आप डायमंड्स और कोरल्स को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, शायद वहां पर रेलेवेंस अलग होती होगी उन चीज़ों की। यहाँ पर देखिए आपको अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिल रहा है किस तरीके से मलयालम में लिखी जाती थी, उस टाइम पे जो कंपोजिशन हुआ था वो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में देखने मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ की मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखने वाले यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, इस एरिया में आपके डेवलपमेंट हो रहा है मलयालम लैंग्वेज का, एक स्क्रिप्ट नई तैयार की जा रही है। तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि चेरास के टाइम पे मलयालम डेवलप होने वाली है। अब मैं बात करूं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, तो आप देखिए जगन्नाथ टेम्पल को शुरू से हिस्टोरिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह रही। शुरुआती दौर में ट्राइब्स हुआ करती थी, ट्राइब्स अपने ट्रेडिशन फॉलो करती थी और वहां पर वो लकड़ी की मूर्ति बना करती थी जगन्नाथ भगवान की और उनकी पूजा करा करती थी। धीरे धीरे आपको चेंज देखने मिलने वाला है और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने वाला है कल्ट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप देखने वाले हैं जो जगन्नाथ टेम्पल आपका पूरी उड़ीसा में। जगन्नाथ का मायना है ईश्वर, दुनिया का ईश्वर। जग मतलब वर्ल्ड, और ईश्वर जगन्नाथ मतलब पूरे कर्ता धर्ता, पूरे दुनिया का कर्ता धर्ता। जो लोकल ट्राइब्स मैंने बताया वो मिट्टी की जो लकड़ी की मूर्तियां बना करते थे और उनकी पूजा करते थे। धीरे धीरे इनको राजा का सपोर्ट मिलने वाला है, राजा का पेट्रोनाइजेशन मिलने वाला है। यहाँ देखिए किस तरीके से आपको पेंटिंग देखने मिल रही है। यहाँ पर आप देखने वाले बालभद्र की पेंटिंग है, सुभद्रा की पेंटिंग है और साथ में जो जगन्नाथ भगवान है उनकी पेंटिंग है, ये आपको देखने मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने मिल रही है ये पाम लीफ पर लिखी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। जगन्नाथ टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इस तरफ आपको पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है और ये आप सबको पता भी है। 4 धाम है पर्टिकुलरली जिसमें जगन्नाथ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा आप देखें तो उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है, साथ में आपका जो द्वारकाधीश है गुजरात में, और तमिलनाडु में जो आपके रामेश्वरम या फिर रामनाथ स्वामी कहते हैं। ये जो आपको 4 जगह हैं, ये 4 धाम है, काफी इंपॉर्टेंट है हिंदू रिलीजन के लिए, इंपॉर्टेंट आपके सेंटर्स ऑफ वर्शिप। 12th सेंचुरी के आसपास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखने वाले जो आपके गंगा डायनेस्टी है उसको पेट्रोनाइजेशन मिलने वाला है। गंगा डायनेस्टी पेट्रोनाइज करने वाली है टेम्पल को। जो आपके अनंत वर्मन है ये डिसाइड करते हैं कि ये टेम्पल बनाने वाले उस जगह पर जहां पर आपकी डेटीज की पूजा की जा रही है, जो आपके वुडन डेटीज हैं उनकी पूजा की जा रही है, वहां पर आप एक मंदिर बनाने वाले हैं। इस चीज की प्लानिंग होती है और पुरुषोत्तम जगन्नाथ करके एक मंदिर बनाने की बात होती है। ये आपकी 12th सेंचुरी की कहानी मैं बता रहा हूँ। आगे आप देखते जाएंगे 1230 के आसपास दूसरे जो किंग आएंगे उनका नाम था अनंग भीमा। ये भी क्या करने वाले हैं, किंगडम में डिसाइड करेंगे, ये बोलेंगे कि जो ईश्वर है वो मेरे हेड है और मैं उनका डिप्यूटी हूँ, आई एम द डिप्यूटी ऑफ गॉड। इस तरीके से अपने आप को प्रोक्लेम कर देंगे और समय के साथ आप देखने वाले हैं ये जो मंदिर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा पिलग्रिमेज का। दूर दूर से यहाँ पर लोग आने वाले हैं। आप समझिए 4 धाम में एक धाम है, एक मुख्य धाम है, तो स्वाभाविक सी बात है पूरे भारत देश से और बाहर से भी लोग दर्शन करने आने वाले हैं। दर्शन करने आएंगे तो याद करिए मैंने आपको टेम्पल टाउन्स एंड सिटीज का डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर आप देखने वाले सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। ये सारी चीजें बढ़ने वाली हैं, आपका जो एरिया है वो भी प्रॉस्परस होने वाला है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने वाली। और इन सारी जगहों से आप देखने वाले हैं जिनने भी उड़ीसा पे कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, जिनने भी उड़ीसा को कॉन्कर करने की कोशिश की, उन्होंने कहीं ना कहीं मंदिर का जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की। चाहे आप मुगलों की बात करें, मराठा की बात करें या फिर अंग्रेजों की बात करें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, सबने कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल मंदिर पर जमाने का प्रयास किया है। उनको ऐसा लगता था कि अगर ये मंदिर पर कंट्रोल कर लेंगे तो जो लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो उनके रूल को, वो उनके राज को एक्सेप्ट करेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके की चीजें चलती थी। किताब में हमें राजपूतों के बारे में बताया जाता है, उनकी शौर्य और बल और वीरता की कहानियां बताई जाती है, उनके हीरोइज्म के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है जो राजस्थान के आसपास का इलाका है उसको राजपूताना कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके राजपूताना इलाका है या फिर जो राजस्थान का इलाका है सिर्फ उसमें राजपूत ही रहते हैं। ये बात अधूरी है, आधा सच है, क्योंकि बहुत से अलग अलग सेवरल ग्रुप्स भी वहां पर रहा करते थे राजपूतों के अलावा। लेकिन राजपूत इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है आपका कल्चर में वो बहुत ही ज्यादा था इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स। आपका राजस्थान के कल्चर में राजपूत का काफी बढ़ चढ़ का कंट्रीब्यूशन। आप देखिए कल्चरल जो उनके आइडियाज रहे वो भी काफी डिफरेंट रहे और यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं एक आइडियल या एक एस्पिरेशन दिखाने की कोशिश की एक रूलर्स की।
इससे क्लोज लिंक आपको एस्टैब्लिश करने मिलने वाली है राजपूत। आज के समय राजस्थान के आसपास के इलाके में आपको बहुत सारे किले मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे फोर्ट्स मिल जाएंगे जिनके बारे में हम 10th चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इससे आपको राजपूत की जो लेगेसी है, जो हीरोइज्म की कहानियां हैं, वो समझ में आएंगी। हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा था, पृथ्वीराज की जो चंद्रवरदाई ने कहानी लिखी थी। पृथ्वीराज 3 के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने 1192 का सेकंड बैटल ऑफ तराइन की बात की थी, मोहम्मद गौरी की। आपको याद आ रहा होगा, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा उनने अपनी कविताओं में किस तरीके से उनकी वीरता के बारे में लिखा है, और भी तमाम चीजें लिखी हैं, किस तरीके से वो हारना ज्यादा पसंद करते थे, अपनी मृत्यु या फिर अपनी जान देना ज्यादा पसंद करते थे जंग के मैदान में हारने से। तो इस तरीके से चीजें समझ में आती हैं कि वो हमेशा जीतना पसंद करते थे या तो बलिदान देना पसंद करते थे। ऐसी कहानी आती, और ऐसी कहानी आपको बहुत सारी कविताओं में, बहुत सारे गानों में आपको देखने मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं इसी चीज को, इन्हीं कविताओं को, इन्हीं पोएम्स को ऐसा बेस बना के आगे की जो फ्यूचर जनरेशन होती थी उनको भी मोटिवेट किया जाता था, उनको भी इन्हीं लाइंस पे ट्रेन किया जाता था। यही आपकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स और सॉन्ग्स होंगी, ये आगे आने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होने वाली है और इंस्पिरेशन होने वाली। जो सामान्य लोग हैं ये भी इन सारी कहानियों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, अपनी जो भी ड्रामेटिक सिचुएशंस है या फिर आपकी देखने वाले बहुत सारे जो इमोशंस हैं उनको ये एक्सप्लिसिटली शो करने की कोशिश करते थे इन कहानियों से। चाहे आप लॉयल्टी की बात करें, फ्रेंडशिप की, लव की बात करें, वेलर, एंगर, और भी डिसलॉयल्टी भी हुई, बहुत सारी धोखेबाजी, हर चीज जो है, हर चीज को कहानियों में पिरोया गया है। पद्मावत जो एक पिक्चर है वो बड़ी शानदार एक एग्जाम्पल हो सकता है इसी चीज का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजपूत जो आपका टाइटल है, एक राजपूत स्टोरी के ऊपर ही ये पूरी जो आपकी पिक्चर है उसको बुन दिया गया है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है इस तरीके की स्टोरीज जो है उसी को फॉलो कर दिया जाता है, उसको ही बेस बना के थोड़ा सा आप देखेंगे उसका एक फिक्शनल इंटरप्रिटेशन करके प्रेजेंट कर दिया जाता है। जो आपकी राजपूत विमेन है उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो भी काफी हीरोइक थी, जैसे उनके हस्बैंड है उसी तरीके से वो भी हीरोइक थी। इसके लिए भी मैं पद्मावत पिक्चर का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। याद करिए, जो राजा रतन सिंह है वो तो बाहर लड़ रहा है, लेकिन अंदर ये जो महिलाएं होती हैं, ये सारी महिलाएं इकट्ठी जोहर कर लेती हैं। इसको कहते हैं आप सती करना या सती प्रैक्टिस करना, जोहर कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, आप खुद को, जो विधवा होती है महिला, वो खुद को जला लेती है, अपना जो पति है उसके जो चिता होती है, जो पायर होता है, उसके ऊपर ही बैठ के खुद को भी खत्म कर लेती है। इस तरीके की बात की जाती थी। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जो इन हीरोइक आइडियल्स को फॉलो करता था, जो इन सब एग्जाम्पल्स को फॉलो करता था, आप देखने वाले उनको अपनी जिंदगी में इस चीज की कीमत भी चुकानी पड़ती थी। चाहे आप महिलाओं की बात करें, अगर वो हीरोइक आइडियाज को फॉलो कर रही हैं तो उनको सती होना पड़ता था, या फिर उनको जो जलती चिता पर, अपने पति की चिता पर बैठना पड़ता था। इस तरीके की चीजें आपको बहुत देखने मिलती है। पद्मावत पिक्चर में इस सीन को बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चाहें तो 1-2 मिनट का सीन है, वो देख के आपको जो कॉन्सेप्ट है जोहर का या सती सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, सती की जो प्रथा है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपसे तमाम इलाकों की बात कर रहा था, इसमें आप ये मैप में ध्यान रखें, आगे आने वाले हैं। हमने पुरी की बात कर ली, यहाँ उड़ीसा में, ये देखिए पुरी, ये पूरा उड़ीसा के इलाके में जिसने भी कंट्रोल किया उसने मंदिर पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। राजस्थान की हमने बात कर ली, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे बीकानेर, जयपुर, अजमेर, मेवाड़, चित्तौड़गढ़ और साथ में जोधपुर, ये कुछ जगह इंपॉर्टेंट हमने अभी तक डिस्कस कर ली। आगे हम बात करते हैं और भी तमाम कहानियों की। कहानी दी गई यहाँ पर कथक की। कथक के बारे में कहा जाता है कि पहले ये एक तरीके का, देख सकते हैं, कत्था से एक शब्द है कत्था, जो कि संस्कृत का वर्ड है, इससे डिराइव किया जाता है आपका कथक शब्द। और इसको जब आप संस्कृत में यूज करने लगे और भी दूसरी कहानियां जो लैंग्वेजेस से जुड़ी, तब से आपका ये कथक जो है वो पॉपुलर हो गया। और कथक जो है, ये जो कथक है, ये एक डांस फॉर्म नहीं है, ये कास्ट थी, ये कुछ एक लोगों की जाति थी जो स्टोरियां सुनाया करते थे। स्टोरी टेलर्स की एक जाति हुआ करती थी, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में अपनी कहानियां सुनाया करते थे, और इनका नाम हुआ करता था कथक। आप देखने वाले इनकी जो परफॉर्मेंसेस होती थी, इसमें काफी सुंदर तरीके से एम्बलिश करके जो डेकोरेटेड कपड़े होंगे, इनके जेस्चर्स बड़े शानदार होते थे, इनके गाने जो होते थे वो बहुत ही ज्यादा मधुर होते थे, और इस तरीके से अपने नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में ये तमाम चीजें किया करते थे। आगे आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे पुरी के मंदिर के साथ हुआ पैटर्नाइजेशन मिलना चालू हुआ, उसी तरीके से आप कथक के साथ देखने वाले हैं। इसकी जो डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म था 15th और 16th सेंचुरी में, ये भक्ति मूवमेंट के टाइम पे और ज्यादा स्प्रेड होने वाला है, और ज्यादा इसका एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ने वाला है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं राधा कृष्ण की जो पर्टिकुलर कहानियां हैं उनको एनैक्ट किया जाएगा, उनको प्रेजेंट करने का एक प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, एक तरीका चालू हो जाएगा। आप देखेंगे इसी के अंदर एक फर्दर एडिशन होने वाला है रासलीला का। रासलीला इसमें ऐड हो जाएगी, और आपके देखेंगे फोक डांस ऐड होने वाले हैं, और नए नए जेस्चर्स आने वाले हैं। मतलब जो आप समझते हैं एक सोसाइटी आगे बढ़ती है, एक आपकी कम्युनिटी आगे बढ़ती है, उसमें जो एडिशंस होते हैं रिगार्डिंग द टाइम फ्रेम, वो सारी चीजें इसमें देखने मिलेंगी आपको। आप भक्ति मूवमेंट पे देखते हैं राधा कृष्ण की भक्ति काफी इंटेंस तरीके से दिखाई जाती है, तो वो चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
आपके नए नए जेस्चर्स, नए नए फोक सॉन्ग्स, नई नई स्टोरीज भी इसमें ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से एडिशन होता है। फाइनली मुगल साम्राज्य के डेवलप होने तक आप देखेंगे 1526 में जैसे ही आपके बाबर आते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट होता है, आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट होता है। उसमें आपको कथक का भी एक इंपॉर्टेंट रोल मिलने वाला है। जो मुगल साम्राज्य है और जो आपके नोबल्स हुआ करते थे, जो इंपॉर्टेंट आपके हेड्स हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनके सामने भी, उनके दरबारों में भी आप देखने वाले हैं कथक परफॉर्म किया जाता था। ये जो कथक परफॉर्म किया जाएगा, इसमें आप देखने वाले हैं धीरे धीरे फीचर्स ऐड होंगे और आज जो आप कथक देखते हैं वो बन जाएगा। तो ये जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल है ये काफी पुराने समय से आ रही थी और ये जो कास्ट है आपकी कथक कास्ट नाम से, उन्हीं से ये आपका कथक डेवलप होने वाला है और धीरे धीरे ये आपका एक क्लासिकल डांस बन जाएगा। यहाँ पर बात की जाती है, कथक में दो घराने होते हैं, दो डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं। उसमें एक आपकी जो होती है उसको आप राजस्थानी सिस्टम कहते हैं या राजस्थानी घराना कहेंगे, जो राजस्थानी कोर्ट में हुआ करता था। अब देखिए रीजनल टेस्ट होता है, तो घराना में आप समझ सकते हैं एक सीक्वेंस ऑफ डांस होते हैं जो कुछ एरिया को एक पसंद होते हैं, कुछ को कुछ और पसंद होते हैं, उससे वो घरानास में डेवलप हो जाते हैं। जो आपके राजस्थान को प्रैक्टिस करने वाले हैं वो राजस्थान घराना से कहलाएंगे, जो आपके लखनऊ टाइप ऑफ कथक को प्रैक्टिस करने वाले हैं वो लखनऊ घराना से कहलाएंगे। घरानास मतलब एक लीनेज, एक फैमिली पर्टिकुलर जो उसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को काफी लंबे जनरेशन बाय जनरेशन प्रैक्टिस कर रही, तो वो एक घराना बन जाते हैं। तो ये आपको घरानास का क्लियर होना चाहिए, इतना कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, आप समझ सकते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन वो अगर डांस परफॉर्म करते हैं तो वो उसी घराने के कहलाने लगते हैं। तो लखनऊ घराना हो जाएगा जिसमें लखनऊ टाइप ऑफ कथक होगा, और राजस्थान घराना जिसमें राजस्थान जयपुर टाइप ऑफ आपका कथक होने वाला है। आगे समझे आप, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी हैं जिन्हें पैटर्नाइज किया। जैसे मैंने आपको गंगा रूलर्स के बारे में बताया था पुरी के केस में, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके वाजिद अली शाह हैं ये इसको पैटर्नाइज करने वाले हैं, जो कि आपके अवध के लास्ट नवाब है। आगे हम पढ़ेंगे अवध के बारे में, बंगाल और आप और भी तमाम जो आपकी हैदराबाद वगैरह है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आपके वाजिद अली शाह जो है वो इसको पैटर्नाइज करने वाले हैं, इसको पॉपुलर करने वाले हैं। आप देखने वाले हैं किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट होगी। आप देखिए 19वीं सेंचुरी के आसपास ये और ज्यादा डेवलप होगा। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सारी जगहों पर भी धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और आज के समय में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है हर जगह पर। इसको मोस्टली नॉर्थ इंडिया में तो काफी पॉपुलर। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट या फिर जो आपकी फोकस एम्फोसिस करने वाले इलाके थे या फिर जोर डालने वाले जो हिस्से थे वो है आपके फुटवर्क। आपने देखा होगा किस तरीके से ता धा दिन दिन धा इस तरीके से ऐसे करके गाने गाए जाते हैं और वो ता धा पे उनके फुटवर्क होते हैं, उनके पैर मूव करते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। साथ में इनके बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर इनकी कॉस्ट्यूम होने वाली है। और ये कहानी जो दिखाने वाले हैं वो कहानी फुटवर्क और कॉस्ट्यूम के हिसाब से ये प्रेजेंट करते थे अपनी पूरी कहानी। चाहे आप रासलीला की बात करें, राधा कृष्ण की बात करें, ये सारी कहानी। और भी अलग अलग फीचर्स आने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज हर चीज, जो भी हर चीज इंडियन होती थी उसको कहीं ना कहीं डिस्प्लेजर की नजरों से देखते थे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे, तवज्जो नहीं देते थे। इसीलिए 19वीं और 20वीं सेंचुरी में ये थोड़ा ठंडे बस्ते में रहने वाला है। कल्चरल प्रैक्टिस जो है इसकी लिमिटेड रीजन में रहने वाली है। इसकी जो पैटर्नेज है या फिर इसके जो चाहने वाले हैं कम रहने वाले। जैसे आप देखने वाले हैं इंडिया जैसे आज़ाद होता है तो उसकी नई कहानी बनेगी और ये आज भी सर्वाइव करता है। और आपकी जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें से आप देखने वाले हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये आज़ादी के बाद से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। ये देखिए कहीं ना कहीं एक पिक्चर दिखाई जाती है, ये लक्ष्मण टेम्पल है आपका खजुराहो में। खजुराहो में याद करिए मैंने कंधरिया महादेव टेम्पल के बारे में आपको पढ़ा था। यहाँ पर आपको लक्ष्मण देव का टेम्पल मिलता है, लक्ष्मण टेम्पल मिलता है। वहां पर भी इस तरीके के डांस फॉर्म्स आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के आसपास आप देखने वाले आपकी खजुराहो स्कूल डेवलप होने वाली है, सॉरी लखनऊ स्कूल डेवलप होने वाली है। और आपकी जो राजस्थान के आसपास आपकी राजस्थान स्कूल या राजस्थान घराना डेवलप होने वाला है। और ये खजुराहो जहाँ पर आपने देखा आपका लक्ष्मण टेम्पल, जहाँ पे डांस क्लासेस की तरीके से आपको स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं। हम क्लासिकल डांसेस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस हैं जो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझे क्लासिकल डांसेस का मतलब ये है कि काफी समय से चले आ रहे हैं, इसी वजह से इनको क्लासिकल माना जाता है। इनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी वजह से इनको क्लासिकल माना जाता है। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि जो एक क्लासिकल डांस है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है और जो दूसरे डांसेस हैं वो उनसे इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके और बहुत सारे डिसाइडिंग क्राइटेरियाज होते हैं। आप पर्टिकुलरली डांसेस की बात करें तो आप तमिलनाडु में देखेंगे, तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम है, केरला में कथकली, ओडिसी जो है उड़ीसा में, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, और जो आपका मणिपुर है वो आपका मणिपुरी के लिए पॉपुलर है। साथ में मैंने आपको कथक के बारे में बता ही दिया। तो इस तरीके से आपको डांस फॉर्म्स देखने मिलते हैं और ये डांस फॉर्म्स आपके पॉपुलर होते हैं। ये आपको कथक की जो ड्रेस देखिए कितनी शानदार ड्रेस पहनी जा रही है, कितनी सुंदर डेकोरेटेड ड्रेस है, और इसमें जो फुटवर्क है वो उसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
और यहाँ पर आपको एक मिनिएचर पेंटिंग भी देखने मिल रही है कथक की, एक कथक का जो स्टैंस लिया है उसकी पेंटिंग देखने मिलती है। अब हम बात करें कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स की, किस तरीके से आपका पेंटिंग्स की पैटर्नेज चेंज होता है। तो आपको पता होगा जो भी स्मॉल पेंटिंग्स बनाई जाती थी, स्मॉल साइज पेंटिंग होती थी, उनको आप चाहे वो वाटर कलर से बनाई जाए, कपड़े पे बनाई जाए, कागज पे बनाई जाए, या फिर कभी कभी आप देखेंगे पाम लीव्स या लकड़ी पर भी बनाई जाती थी, उनको आप कहते थे मिनिएचर पेंटिंग। जनरली इनकी साइज छोटी हुआ करती थी, आपकी जो नोटबुक होती है उतनी साइज की ये पेंटिंग हुआ करती थी। आप देखेंगे ये काफी ज्यादा सुंदर बनाई जाती थी, इसमें बहुत सारी कहानियां देखी जाएंगी आपको। चाहे आप बात करें वेस्टर्न इंडिया में ये चीज मिलने वाली है आपको, जैना टेक्स्ट होते हैं, किताबें हैं तमाम, उसमें देखने मिलती है। याद करिए हमने स्क्राइब्स के बारे में बात की थी, जो आपकी एक बुक को कॉपी किया करते थे, एक और कॉपी उसको लिख दिया करते थे या ट्रांसलेट किया करते थे, वो भी छोटी छोटी पेंटिंग्स अपनी किताब में लगाया करते थे। ये जो मिनिएचर का कल्चर है ये अकबर के समय से चालू होता है, जहांगीर, शाहजहां, इन सब के टाइम पे आप देखने वाले हैं एक से एक स्किल्ड पेंटर्स को अपॉइंट करेंगे और ये स्किल्ड पेंटर्स आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाएंगे। हिस्टोरिकल अकाउंट्स पे, पोएट्री पे, ये सारी चीजें होने वाली। अलग अलग शिकार करते समय याद करिए तैमूर के साथ बैठ के इन्हें अपनी पेंटिंग्स बनवाई, शिकार करते समय पेंटिंग बनवाएंगे, कोर्ट सीन्स की पेंटिंग्स बनवाएंगे। इस तरीके से सारी पेंटिंग्स बनेंगी जिसमें बहुत शानदार कलर्स का यूज किया जाएगा। और कोर्ट के जो सीन्स हैं उनको, बैटल हंटिंग है, इनको सोशल लाइफ है, अगर डांस देख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज है, गार्डन में बैठे हैं, तो उस चीज की भी आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। इन पेंटिंग्स की खासियत यह है कि इनको गिफ्ट में दिया जाता था एक्सचेंज में, और ये जो कुछ खास मुट्ठी भर लोग ही इसको देख पाते थे। जैसे आपके जो एम्पायर हैं और उनके जो आसपास के चाहने वाले हैं वो ही सिर्फ देख पाते थे, दूर दराज के लोगों को इनके दर्शन कभी नहीं होते थे। तो ये जो आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनके दर्शन दुर्लभ होते थे आम आदमी के लिए, ये सिर्फ खास लोग ही देख पाते थे। यहाँ देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है, अकबर जो है वो रेस्ट कर रहा है आपके हंटिंग के दौरान। इसका ये सीन आपको देखने मिलता है कि अकबर इज रेस्टिंग ड्यूरिंग द हंट। ये आपको मिनिएचर पेंटिंग देखने मिलती है। अब हमेशा एक चीज याद रखना है आपको, जीवन में कोई चीज अगर ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी जाएगी। डूबता सूरज आज अगर सूरज उग रहा है तो कल डूब जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, झुक जाएगा, धीरे, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से आप देखें डिक्लाइन हो रहा है मुगल एम्पायर का, जो आपका सूरज चढ़ रहा है वो एक दिन नीचे उतरने वाला है। और यहाँ के साथ आपके पेंटर्स हैं, उनके भी पेटों पर लाते घरना चालू हो जाएंगी, उनको भी वांदे हो जाएंगे रोटी के। आपको समझ में आएगा जैसे ही इनको परेशानी होने वाली है ये कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था ढूंढेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में ये कहीं और एम्प्लॉयमेंट सीख करेंगे, अपना सीवी लेकर ये अलग अलग जगहों पर जाने वाले हैं। जिसमें आप देखने वाले हैं पर्टिकुलरली ये जो मुगल आर्टिस्ट हैं ये आपके बढ़ने वाले हैं रीजनल कोर्ट्स की तरफ। अपना सीवी ले जाके ये डेक्कन में देंगे और डेक्कन में कहेंगे सर आई हैव वर्कड एज अ प्रोफेशनल पेंटर इन द मुगल एम्पायर, प्लीज हायर मी। साथ में राजपूत के पास भी जाएंगे, राजपूत के पास भी जाकर ये इसी तरीके की बात करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे ये कि सर आई हैव वर्कड एज अ प्रोफेशनल पेंटर इन द मुगल एम्पायर, प्लीज हायर मी। तो राजपूत हैं, डेक्कन्स हैं, ये धीरे धीरे पेंटिंग्स बनवाना चालू कर देंगे इनसे, और जो आपकी नई पेंटिंग स्टाइल है वो एमर्ज होगी। नई पेंटिंग के जो आपके सेंटर्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, जिसमें से खास मैं बात करूं तो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें किशनगंज को आप बहुत अच्छे से याद रखें, यहाँ पर एक पेंटिंग है बनी ठनी। ये बनी ठनी जो पेंटिंग है ये बनाई गई थी निहाल सिंह की द्वारा। निहाल सिंह, पेंटर का भी नाम याद रखें, पेंटिंग का भी नाम याद रखें। ये 2018 के सवाल में, 2018 में प्रीलिम्स में ये आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। किशनगंज जो स्कूल है आपकी पेंटिंग की, उससे बनी ठनी जो पेंटिंग है 2018 के प्रीलिम्स में वो आ चुकी है। अब मैं बात करूं किस तरीके से, देखिए ये होली खेलते दिखाया गया है आपके महाराजा को, जो आपके महाराणा राम सिंह है, राम सिंह 2 है, ये होली खेल रहे हैं और ये दिखाया गया मिनिएचर पेंटिंग के द्वारा। तो ऐसा सब तमाम चलता रहता था। मुगल्स ने काम दिया तो उनके पास, बाद में मुगल्स कमजोर हो गए तो आसपास के जो इलाके थे उनमें काम मिलने लगा। बाद में आप देखने वाले हैं ये जो मिनिएचर पेंटर्स हैं ये आपके हिमालयन फुटहिल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। आपके आज के समय का जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर भी ये जाकर अपनी पेंटिंग्स को डेवलप करेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से 17वीं सेंचुरी के आसपास ही आप देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल डेवलप होने वाली है। मिनिएचर पेंटिंग की स्टाइल को बसोली स्टाइल कहा जाता था, जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड, काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली, काफी ज्यादा अच्छी, शानदार, गहरी होने वाली। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पेंटिंग बनाई गई उसका नाम था आपका भानु दत्ता की रसमंजरी। ये जो पेंटिंग बनाई गई ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपको मैंने बताया है नादिर शाह के इन्वेशन के बारे में, आपने पढ़ा भी है नादिर शाह के बारे में, अहमद शाह अब्दाली के बारे में। जैसे ये चीजें होती हैं, इन्वेशन होते हैं, आपके जो मुगल आर्टिस्ट हैं इनके और बड़ी परेशानी आती है इनके रेम्यूनरेशन के लिए और इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। इनकी जो कंपनी होती है मुगल एम्पायर वो डूबने लगती है, वो दिवालिया होने लगती है, इसीलिए ये हिल्स की तरफ रुख करते हैं, ये प्लेन्स से हिल्स की तरफ जाते हैं ताकि ये जो अनसर्टेनिटी है प्लेन्स की उसको एस्केप कर पाए और ये हिल्स की तरफ पहुंच जाते हैं।
जब हिल्स की तरफ पहुंचेंगे तो आप देखने वाले एक नई स्कूल इमर्ज होने वाली है, जिसको आप कहते हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, और कांगड़ा स्कूल आपकी डेवलप होने वाली है। आप देखने वाले हैं जो आपकी मिड 18 सेंचुरी है, इस समय तक आपके कांगड़ा आर्टिस्ट बहुत नई नई शानदार तरीके की आपकी सीन्स को और आपकी पेंटिंग्स को डेवलप कर चुके थे। इसमें एक नई जान डाल दी थी मिनिएचर पेंटिंग्स में, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप कर दिया था। आप देखिए वैष्णव ट्रेडिशन जो है उससे भी इंस्पायर होकर आपका जो कृष्णा और राधा की जो पेंटिंग्स है इन सबको भी डेवलप कर दिया गया। आपकी सॉफ्ट कलर्स का यूज किया जाएगा, पर्टिकुलरली जो कृष्णा है उनको ब्लू कलर से दिखाया जाता था, और भी तमाम चीजों में आप ब्लू ग्रीन इस तरीके के कलर देखेंगे, और लिरिकल ट्रीटमेंट होता था। मतलब आप ये समझिए ऐसा लगता था कि ये कविता की तरह लिखी गई है, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई जाती थी। कांगड़ा पेंटिंग की यही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके वैष्णवाइज ट्रेडिशन पे पर्टिकुलरली कृष्णा पर फोकस किया जाता था, और कृष्णा के आसपास की थीम्स के ऊपर, रासलीला के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी। सामान्य लोग भी हैं, सामान्य लोग भी पेंटिंग किया करते थे, लेकिन सामान्य लोग पेंटिंग किया करते थे मटके पे, दीवालों पे, जमीनों पे या अपने कपड़ों पे। तो ये चीजें तो ऐसी हैं कि लंबे समय तक ये बचती नहीं है, मटका फूट जाएगा, दीवार टूट जाएगी और कपड़ा फट जाएगा। तो तीनों जगह से आप देखने वाले हैं, कहीं पर भी ये चीजें आपको देखने नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ आप देखें जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो तो आप देखते हैं महलों में रहने वाली हैं, महलों में पली बड़ी हैं, तो ये जो आपकी मिनिएचर पेंटिंग है वो लंबे समय तक संभाल के रखी जा सकती है और आज के समय में वो आपको देखने मिल जाती है। परंतु जो आम आदमी ने, जो कॉमन मैन और वेमेन ने बनाया आपके पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स और क्लॉथ्स, तो मैंने आपको बता दिया मटका फूट जाएगा, दीवार टूट जाएगी और कपड़ा फट जाएगा, तो उसकी जो आपको पेंटिंग्स है वो नहीं देखने मिलने वाली। ये देखिए कृष्णा राधा की जो मैं आपसे कांगड़ा पेंटिंग की बात कर रहा था, कितने आसानी से, कितने सुंदर तरीके से बता दिया। ये कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं और यहाँ पर राधा उनकी बांसुरी सुन रही है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे हम बात करने वाले हैं आपसे क्लोज लुक बंगाल की। अब बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें सीखने मिलेगा, तो यहाँ ये समझिए बंगाल में क्या शुरू से बंगाली बोली जाती थी? किताब में हमें बताया जाता है कि भाई साहब बंगाल में शुरू से बंगाली नहीं बोली जाती थी। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे इस चीज का कल्चर चालू हुआ। बंगाल जो आज के समय में रिकॉग्नाइज की जाती है वो आपकी संस्कृत से डराई हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले जो बंगाल के आसपास के इलाके हैं वहां पे संस्कृत ड्रिवन लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, वो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस नहीं बोला करते थे बंगाल में, ये बाद में चालू हुआ है। आप अगर देखें आपकी जो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास की बात करूं मैं, तो आपके 1000 एडी के आसपास की, अगर फर्स्ट एडी की बात करूं अगर मैं, या फिर 100 एडी की बात करूं, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये सांस्कृतिक लैंग्वेजेस नहीं बोल रहे। ये बाद में होता है जब आपकी फोर्थ और थर्ड, या फिर आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ सेंचुरी के आसपास, जब कमर्शियल टाइज बढ़ेंगे, व्यापार होने लगेगा, तो व्यापार के साथ कल्चरल टाइज भी डेवलप होते हैं, लोगों का आदान प्रदान होगा, आना जाना होगा। तो वहीं से आप देखने वाले बंगाली और मगध, जो आपके बंगाल और मगध हैं, यहाँ पर आपके व्यापारिक जो रिलेशन है वो डेवलप होने वाले हैं, और इसी की वजह से आपका जो संस्कृत है जो मगध वगैरह में यूज किया जाता था वो आपके बंगाल तक पहुंचता है, और यहाँ से आपकी सांस्कृतिक जो लैंग्वेज है इसका डेवलपमेंट चालू होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए बंगाली में आपके देखने रामायण का जो अर्लीस्ट स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट आपको देखने मिलेगा, जो पाम लीफ पर लिखा गया है। पाम लीफ का आपको बंगाली लैंग्वेज का मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। आप देखिए 14th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो गुप्ता रूलर्स पर्टिकुलरली आप देखिए, इन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल डेवलप कर लिया नॉर्थन बंगाल में, और जब ये डेवलप करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके ब्राह्मण सेटल होने वाले हैं, और ये ब्राह्मण एरियाज की तरह डेवलप होने वाले हैं, और इस वजह से आपका जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो इस इलाके में पड़ेगा। और मिड गंगा की तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, लैंग्वेज और ये सारी चीजें, वो भी यहाँ पर आने वाली है। इसकी वजह से फाइनली पता चलता है कि बंगाली यहाँ डेवलप होने वाली। यहाँ पर एक और बात, जो आपके हुनसंग, जो एक इंपॉर्टेंट आपके ट्रैवलर आए थे जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जो हुनसंग करके आए थे, हुनसंग ने भी हमें बताया था, हुनसंग या जॉन जैंग भी कहते हैं, उनने हमें बताया कि किस तरीके से आपका संस्कृत से संबंधित यहाँ पर पूरे बंगाल में आपकी एक लैंग्वेज बोली जाती है जो कि संस्कृत से रिलेटेड है। ये हमें बताया जाता है आपके 7th सेंचुरी में एक ट्रैवलर के द्वारा। 8th सेंचुरी तक आते आते आप देखेंगे बंगाल में ये जो रीजनल किंगडम्स है, पाला का एक रीजनल किंगडम आ जाएगा। याद करिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में मैंने बताया था, राष्ट्रकूटास लड़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहारों और पाला से आपके कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ से यही आपको याद रहना चाहिए कि जो बंगाल है, बंगाल के आसपास जब पाला का रूल आएगा, यहाँ से आपकी बंगाली का और डेवलपमेंट होता है। आप देखने वाले हैं जो आपकी 14th से 16th सेंचुरी के बीच में बंगाल में सुल्तान का रूल होने वाला है, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर थे दिल्ली में। आप देखने वाले हैं 14th से 16th सेंचुरी के बीच में आपके सुल्तान का रूल होने वाला है, जो कि दिल्ली से इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, दिल्ली से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहने वाला है। 1586 की बात करूं मैं, तो यहाँ अकबर जैसे ही आपके बंगाल एरिया को जीतता है, तो आपका ये जो बंगाल है ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बन जाता है, जिसको आप सूबा कहते हैं, और उसका गवर्नर हुआ करता था सूबेदार।
यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो तो स्वाभाविक सी बात है पर्शियन रहने वाली है, लेकिन उसके अलावा आप देखने वाले रीजनल लैंग्वेज के तौर पर बंगाली डेवलप हो जाती है। 15th सेंचुरी तक आप देखेंगे बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स डेवलप होने लगती हैं और यहाँ पर आपको एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज मिल जाती है जो कि आपके वेस्टर्न पार्ट में बोली जाएगी, जो आज आप वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, वहां बोली जाने लगी। और ये बंगाली जो है वो एक संस्कृत का डेरिवेटिव है और ये दिन ब दिन या फिर आप कहें सिलसिलेवार तरीके से स्टेज बाय स्टेज बहुत सारे स्टेजेस में आज के समय जो बंगाली वो आपको देखने मिलेगी, एवोल्यूशन करती जाएगी। एक और बात इंपॉर्टेंट आपको ये समझने की जरूरत है कि इसमें आपको बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड्स भी यूज में आए दिखेंगे आपको। जैसे आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं ट्राइबल लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं, पर्शियन के वर्ड्स हैं और यूरोपियन लैंग्वेजेस के भी आपको वर्ड्स देखने मिलते हैं आज की मॉडर्न बंगाली में। और खैर ये सिर्फ बंगाली की बात नहीं करता हूं मैं, आपकी सामान्य हिंदी में भी आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस से लेते हैं, चाहे पर्शियन से बात करें, ताजराती हिंद, उस तरीके से हम जब टेक्निकल लैंग्वेज में जो कोर्ट लैंग्वेज उसमें बात करते हैं, मुवक्किल, वकील, ये सारी जो शब्द है पर्शियन है कहीं ना कहीं। यूरोपियन लैंग्वेज में बात करें तो जब आप डॉक्टर की बात करते हैं, जनरल कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, स्विच कहते हैं, साइकिल कहते हैं, मोटरसाइकिल कहते हैं, मोटर बाइक कहते हैं, तो ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, ये कोई हिंदी के शब्द नहीं है। ट्रेन कहते हैं, ट्रेन, लोहपथगामिनी, क्रिकेट कहते हैं या फिर बैट और बॉल कहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से है। तो सारी लैंग्वेजेस में इस तरीके के कनेक्शंस, एग्लोमरेशंस, कॉम्बिनेशंस, मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग होता रहता है, उसी तरीके से बंगाली में भी होता है, ये हमें पता चलता है। साथ में आपको पता चलेगा कि जो अर्ली लिटरेचर है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड था। पहला वो था जो पर्टिकुलरली संस्कृत से टाइज रखता था, संस्कृत से संबंधित था, और दूसरा जो लिटरेचर था वो इंडिपेंडेंट था, उसका बेस संस्कृत नहीं था। ये आपको समझना जरूरी है। आपको एक और समझ में आएगा, आप देखिए संस्कृत एपिक्स का ट्रांसलेशन किया जाता है यहाँ पर। एक मंगल काव्यास करके एक किताब थी जिसमें पोएम्स वगैरह लिखी थी और लोकल डेटीज के बारे में, जो आपके लोकल भगवान है उनकी चर्चा थी, उसको ट्रांसलेट किया जाता है बंगाली में। भक्ति लिटरेचर भी आपको देखने मिलने वाला है जिसमें आपकी चैतन्य देव की बायोग्राफी है। वैष्णव भक्ति मूवमेंट के बारे में भी आपको यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट लीडर हैं चैतन्य देव, उनके बारे में जानने मिलता है जो बंगाली में लिखा गया। दूसरी जो एक इंडिपेंडेंट लिटरेचर थी उसको आप नाथ लिटरेचर कहते हैं, जिसमें आप देखने वाले गाने लिखे जाते हैं, मैना मती या फिर आपके जो गोपी चंद्रा है, इन सब के बारे में पता चलता है। साथ में आपको स्टोरीज मिलती हैं। धर्मा ठाकुर करके एक डेटी थे, एक लोकल डेटी थे, और उनकी कहानी मिलती है आपको नाथ लिटरेचर में। साथ में आपको फेरी टेल्स मिलेंगी, परियों की कहानियां मिलेंगी कि एक राजकुमार सफेद घोड़े पर आएगा और वो तुम्हें लेकर चला जाएगा, ऐसी कहानियां आपको फेरी टेल्स सुनने मिलेंगी। फोक टेल्स मिलेंगी आपको सुनने कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और बलाड्स भी सुनने मिलने वाली है, प्रेम कथा मिलने वाली है कि वो एक लड़का था, एक लड़की थी, वो ऐसे थे और वैसे थे। ये कहानी आपको तमाम मिल जाएंगी, फोक लोर्स मिल जाएंगी, फेरी टेल और बलाड मिल जाएंगी। किताब में हमें बताया कि जो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी, इसके बारे में आपको आराम से इसकी तारीख है और सारी चीजें पता चल जाती है, क्योंकि बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो इसके हिसाब से पाई गई हैं, दे आर फाउंड इंडिकेटिंग दैट। और ये कॉम्पोजिशन आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये 15th सेंचुरी से मिड 18 तक चला। लेकिन दूसरा जो कैटेगरी है, इसकी जो चीजें हैं ये आपको ओरली सर्कुलेट की गई हैं, ओरली ट्रांसमिट हुई है, इसका कोई आपको रिटन रिकॉर्ड या फिर एक प्रिसाइज डेट नहीं मिलती। और पर्टिकुलरली कहा जाता है कि जो आपका सेकंड लिटरेचर डेवलप हुआ था, नाथ लिटरेचर, ये आपका ईस्टर्न बंगाल साइड डेवलप हुआ, और ये जो है कहीं ना कहीं आपके जो ब्राह्मण्स हैं उनसे रिलेटिवली आपका जो ब्राह्मण्स का यहाँ पर इंपैक्ट था। अब देखिए ईस्टर्न बंगाल में इसलिए डेवलप हो पाया क्योंकि आपका ईस्टर्न बंगाल के एरिया में जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा कमजोर था, थोड़ा कम था इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न बंगाल। इस वजह से आपका जो सेकंड टाइप ऑफ लिटरेचर है, नाथ लिटरेचर, वो वहां पर डेवलप होता है। अब हम नाथ लिटरेचर जो सेकंड टाइप ऑफ लिटरेचर उसकी बात करें तो उसमें आप देखिए मैनामती, गोपी चंद्रा और धर्म ठाकुर की कहानियां मैंने बताई थी आपको। कहा जाता है जो नाथ हैं वो एसेटिक हुआ करते थे, वो पूरा घर बार छोड़ के घुमा करते थे और इनका काम था योगिक प्रैक्टिस करना, एक पैर पे खड़े रहना है घंटों घंटों, ओम ओम कहते रहना है, इस तरीके के प्रैक्टिसेस करते थे ये। आप देखेंगे पर्टिकुलर सॉन्ग्स लिखे जाएंगे जिसमें आप देखने वाले मैनामती, एक रानी, उसकी कहानी लिखी जाती है जो अपने सन गोपी चंद्र को एनकरेज कर रही है एसेटिक पाथ को एडॉप्ट करने के लिए, जहां पर आप देखने वाले कितनी सारी परेशानियां होने वाली है। उसके बाद भी आपकी मैनामती अपने बेटे गोपी चंद्र से कहती है कि तुम चाहो जाओ सन्यासी बन जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरीके की कहानी दी गई है। धर्मा ठाकुर के बारे में बात की गई, जो आपके रीजनल डेटी थे, जो आपके लोकल भगवान हुआ करते थे, उनके बारे में बात की गई है। उनके पूजा के बारे में बात की गई है कि उनको पत्थर में पूजा जाता था, पत्थर की एक मूर्ति बना के या फिर आपकी लकड़ी का एक टुकड़े में भी आपके धर्मा ठाकुर को पूजा जाता था। अब हम बात करते हैं पीर्स और टेम्पल की। तो आप देखिए पर्शियन वर्ल्ड में पीर्स और टेम्पल्स क्या होता है, पीर्स क्या होते हैं? तो पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पीर का मतलब होता है एक स्पिरिचुअल गाइड
जो आपको पीर दिखाता है अल्लाह से कैसे मिलना है, गॉड से कैसे आपको कनेक्ट एस्टैब्लिश करना है। आप एक इंडिविजुअल हो, आप नाराज हो, आप कमजोर हो, आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो और आपको कनेक्ट करना है गॉड से, तो यहाँ पर आपको बीच में एक जो इंपॉर्टेंट रोल आएगा वो पीर का आएगा। पीर आपको रास्ता दिखाएगा कि बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको पीर गाइड करेगा कि भैया यहाँ से चले जाओ, पहुंच जाओगे। तो पीर आज के समय का गूगल मैप है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में काम आने वाला है। ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड इन द पर्शियन लैंग्वेज। अब हम पीर्स की बात करें तो 16वीं सेंचुरी के आसपास आप देखेंगे एक्सटेंसिव माइग्रेशन होने वाली है, एक्सोडस होने वाला है। आप देखिए वेस्टर्न बंगाल के आसपास के इलाके में जंगलों को काट दिया जाएगा और आप देखेंगे मार्शी इलाके जो है, जो आपके थोड़े से दलदली इलाके हैं, वहां पर साउथ ईस्टर्न बंगाल में लोग बसना चालू होंगे। जब आप जंगलों को काटेंगे वहां पर आपको बढ़िया जमीन मिलने वाली है और वहां पर आप चावल उगाना चालू करेंगे, चावल की खेती चालू करेंगे। यहीं से सिविलाइजेशन चालू होती है। याद करिए 6वीं क्लास का चैप्टर हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कि सिविलाइजेशन चालू करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक अच्छी खासी जगह जहां पर पानी की सप्लाई हो और अच्छी खासी जमीन जहां एग्रीकल्चर कर सके। दोनों चीजें यहां मिल जाती है। आप देखेंगे जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो अपना मछली पकड़ने के भी काम करते थे, साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्राइबल हैं, दोनों काम करते रहते थे। ये आपको पता है शुरुआती दौर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बड़ा ही पॉपुलर था। इसके साथ आप देखने वाले एक नई कम्युनिटी ऑफ पीसेंट्स भी डेवलप होने वाली है। पीसेंट्स जो है वो आपके परमानेंट सेटलमेंट बना के रहने लगेंगे। धीरे धीरे आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक एरिया में और ज्यादा इंटेंस तरीके से दिखने वाली है। आप देखिए जब मुगल बंगाल को कंट्रोल में लाते हैं और अपना कैपिटल बना लेते हैं ढाका को, जो आपके ईस्टर्न डेल्टा में ढाका को, उसके बाद से भी बहुत सारी चीजें चालू होने वाली हैं। आपके जो ऑफिशियल्स हैं और जो आपके फंक्शनरीज हैं ये आपके जमीन रिसीव करने वाले हैं। जमीन अगर ये रिसीव करेंगे तो वहां ये क्या करने वाले हैं, जमीनों पर ये मॉस्क बनाने वाले हैं, टेंपल बनाने वाले हैं। और ये जो आपके टेंपल्स या फिर मॉस्क हैं ये रिलीजियस टेंपल्स, रिलीजियस सेंटर्स की तरह ट्रांसफॉर्म होंगे। अब याद करते चलिए वही कहानी, रिलीजियस सेंटर बनाया, रिलीजियस सेंटर बनने से क्या हुआ, आपका इकोनॉमी डेवलप हुई, आपकी सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई और आपके टेंपल टाउन्स या फिर मॉस्क टाउन्स इस तरीके से चीजें बन गई। याद करिए मैंने अजमेर का एग्जांपल दिया था आपको, ख्वाजा के दरबार का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज होती है, आपके कम्युनिटी लीडर्स डेवलप होंगे। क्यों होंगे इसकी बात मैं बताता हूँ कि आप देखिए कभी भी किसी भी सोसाइटी को एस्टैब्लिश होने के समय चाहिए शांति, एश्योरेंस, ऑर्डर, डिसिप्लिन और अनस्टेबिलिटी से दूर भागना। आपको एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पर आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। आप देखिए जब भी आप लोग जो भी शादी करता है, शादी में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। उसका जो अनस्टेबल सिस्टम है कि वो 4 बजे सुबह सोता है और दोपहर में 2 बजे उठता है, वो जो अनस्टेबल सिस्टम है, जो उसकी अनस्टेबल या फिर अनरूली लाइफस्टाइल है, उसको सीधा करने के लिए आदमी सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि काफी ऑर्डरलेस लाइफ थी, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और उसी ऑर्डर की तलाश में, डिसिप्लिन की तलाश में आप एक कम्युनिटी लीडर की तरफ बढ़ेंगे। वो कम्युनिटी लीडर कोई भी हो सकता है, एक टीचर हो सकता है और भी तमाम लोग हो सकते हैं। और इनके साथ माना जाता था, ये एसोसिएटेड होते थे आपके सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। ऐसा कहा जाता था कि इनके पास पावर्स हैं, ये लोगों की दुख दर्द को कम कर सकते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप सम्मान से और प्रेम से पीर कहा करते थे और यही आपके स्पिरिचुअल गाइड हुआ करते थे। ये हर आदमी के फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हुआ करते थे। आदमी नॉर्मली भी इनसे मिलने आता था और अगर कोई दुख दर्द हो या फिर अपने भविष्य को लेकर चिंता हो या फिर इस दुनियादारी की चीजों को लेकर चिंता हो, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हो, तो भी इनके पास आया करता था। ये जो आपके पीर हैं ये कोई संत भी हो सकते थे, संत साधु हो सकते थे, कोई सूफी हो सकते थे और भी तमाम तरीके के लोग। आप देखेंगे जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं वो भी हो सकते थे। आज आप देखेंगे ये जो पीर्स हैं, आजकल जो सीडो पीर्स हैं, आपके जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन्स हैं, चाहे आप आप चाहे आशाराम बापू की बात करें या फिर आप राम रहीम की बात करें, इस तरीके की चीज इसीलिए बढ़ गई। पहले जो चीजें थी वो पहले काफी ऑथेंटिक हुआ करती थी। जो आपके रिलीजियस पर्सनालिटीज हैं या फिर आपकी जो कॉलोनाइजर्स वगैरह हैं, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स, कुछ नए नए लोग आएंगे उनको फॉलो करते थे लोग, कुछ सोल्जर्स हैं उनको फॉलो किया जाता था। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती थी। हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन सारे डेटीज को फॉलो किया जाएगा। जो आपकी एनिमलिस्टिक स्पिरिट्स हैं, मतलब जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी डेटी या पीर की तरह माना जाता था, उनको भी कुल देवता की तरह माना जाता था। ये आपने देखा होगा आपके घरों में या फिर आपने आसपास की प्रैक्टिसेस में ये चीज देखी होगी कि आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी, चाहे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को आप देखते हैं सेक्रेड ग्रुप्स की तरह लिया जाता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप देखिए पहाड़ है या पेड़ है, कुछ आपने देखा होगा पहाड़ों को सीक्रेट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे कुल देवता है। नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, अगर बारिश हो रही है या फिर बिजली कड़क रही है या फिर कुछ भी तूफान आ रहा, आंधी आ रहा है, तो उसको भी ईश्वर का एक चमत्कार या ईश्वर का एक इशारा माना जाता था। याद करिए पिक्चरों में आपने देखा है एकदम से फूल गिर जाता है तो लोग कहते हैं कि वाह वाह क्या है, भगवान ने हमें संकेत दे दिया है। इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। अब देखिए जो कल्ट ऑफ पीर्स होता है ये धीरे धीरे पॉपुलर हो जाने वाला है
और जब ये पॉपुलर होगा तो उनके श्राइन बनाए जाएंगे, उनके मजार मस्जिद बनाए जाएंगे, और इसकी वजह से आप देखने वाले ऐसी चीज जो आपको पीर के जो श्राइन्स वगैरह हैं ये पूरे बंगाल में देखने मिल जाएंगे बड़े आसानी से। आप देखिए बंगाल में इस तरीके का टेंपल बिल्डिंग भी चल रही थी। 15th सेंचुरी के आसपास काफी ज्यादा टेंपल बनाए जाएंगे और 19th सेंचुरी तक ये चीजें आपको देखने मिलने वाली। टेंपल्स में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और इंपॉर्टेंट आपके जो ग्रुप्स हैं, चाहे मर्चेंट्स की बात करें, आपके ट्रेडर्स की बात करें या फिर इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, ये मंदिर बनाने का एक्सटेंसिव काम करते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर आप देखने वाले हैं ईंटों का यूज किया जाएगा और टेराकोटा का जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी को भी यूज करके मंदिर बनाया जाएगा। इसमें आप देखने वाले बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जो कि आप देखेंगे लो सोशल ग्रुप्स कहा जाता है, जिनको जो सोसाइटी में लोअर रैंक लेते हैं उनको, जैसे आप देखें कोलू है जो आपके ऑयल प्रेसर्स हैं, जो आपके तेल निकालते हैं, तेली ऑयल प्रेसर्स को, या फिर आप कहें कंसारी जो आपके बेल मेटल के वर्कर्स हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं मंदिर बनाने के लिए काम करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। और यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं ये भी कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देखेंगे इस जगह पर, क्योंकि इनको पता है कि बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, काफी फर्टाइल है। इस वजह से यहाँ पर भी आपकी नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू होने वाली हैं। और यहाँ पर जैसे ये यूरोपियन ट्रेडर्स आएंगे, इससे आपके जो इंटर रिलेटेड बिजनेसेस हैं, चाहे आप कोलू की बात करें या फिर कंसारी की बात करें, और भी तमाम जो बिजनेसेस हैं लोकल लोगों के, जो आपके लो सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बिजनेस वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। और जब वो बढ़ेंगे तो ये लोग अपना पोजीशन या फिर अपना जो वेल्थ है और पावर है उसको डिस्प्ले करने के लिए मंदिर बनवाएंगे। ये अपने आप का खुद का स्टेटस प्रोक्लेम करने के लिए कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं टेम्पल्स का। ये देखिए यहाँ पर हमें दो चाला और चौचाला पढ़ने की जरूरत है। दो चाला का मतलब क्या होता है, चौचाला का मतलब क्या होता है, ये हमें पढ़ने की जरूरत है। तो दो चाला जो होता है, आप देखिए किस तरीके से बनाया गया है, ये दो चाला कहलाता है। और यहाँ पर आप देखने वाले ये 4 रूफ टेम्पल है, ये आपका चौचाला कहलाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम्स आपको देखने मिलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर आपको बंगाल के एरिया में देखने मिलेगा टेम्पल बनाने का, दो चाला और चौचाला। यहाँ पर देखिए कृष्णा और गोपी को आपको टेराकोटा के प्लाक में दिखाया गया है श्यामराज टेम्पल में। यहाँ पर आपके कृष्णा है और ये आपके गोपियां हैं। इस तरीके से आपको विष्णुपुर में देखने मिल जाता है। अब एक बात बताता हूं मैं कि जैसे आपके जो लोकल डेटीज हैं, ये तमाम लोकल डेटीज आपके थैच्ड हट्स में, जो आपके गांव में जो विलेज है, उसमें जो घास फूस से एक छोटा सा आपने कुटिया बनाई है, उसमें पूजा होने लगेगी। जो उनकी पूजा करेगा वो ब्राह्मण जैसा माना जाने लगेगा, उसको ब्राह्मण माना जाने लगेगा। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं इस मंदिर में आप देखेंगे जो भी आपकी पर्टिकुलर जगह है वहां पर आपकी ये मूर्तियां रखा चालू हो जाएंगी। यहां से ये सारी चीजें चेंज हो रही। टेम्पल जो है आपके वो देखने वाले हैं, मैंने आपको बताया दो चाला और चौचाला करके एक सिस्टम होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे 2 रूफ्ड या फिर डबल रूफ या फिर 4 रूफ्ड आपको टेम्पल्स भी देखने मिलने वाले हैं, जो थैच्ड हट के बनाए जाते थे। पर्टिकुलरली बांग्ला डूम जो होता था, तो आपको याद होगा हमने 5वें चैप्टर में बांग्ला डूम के बारे में पढ़ा था, जब मैंने कहा था कि मुगल्स ने भी इनके आर्किटेक्चर को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया है। और आपके फतेहपुर सिकरी में भी आपको बांग्ला डूम कंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ से आप देखेंगे एक टिपिकल बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होती है, जिसमें बांग्ला डूम जो है, जो बांग्ला डूम है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसमें चाहे 4 रूफ स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, 4 ट्राइंगल रूफ होते हैं, उनको साथ में एक पॉइंट पर जोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मान के चलिए ये एक ट्राइंगल इस तरफ है, एक ट्राइंगल ये वाला है, और एक ट्राइंगल ऐसा पीछे होगा, और एक ट्राइंगल जो आपको दिख नहीं रहा है, उन सबको जोड़ दिया जाएगा ऐसे कर्व लाइंस पे। तो उसको ही आप कहते हैं चौचाला रूफ। और इसी में अगर 2 ट्राइंगल होंगे तो आपका दो चाला हो जाता है। तो दो चाला और चौचाला आपको याद रहना चाहिए। साथ में आप देखेंगे अंदर जो मंदिर रहता था, मंदिर के अंदर काफी प्लेन होता था, लेकिन मंदिर के बाहर आपको काफी सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटेड टाइल्स मिलने वाली हैं और टेराकोटा टैबलेट्स मिलने वाली हैं, जैसा कि ये वाला जो टाइल या टैबलेट है, ये आपको मंदिरों के बाहर देखने मिल जाएगा, और मंदिर के अंदर जो जनरली प्लेन रहता था। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं टेम्पल, जो पर्टिकुलरली मैंने आपने विष्णुपुरी का बताया, जो आपके बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अंदर प्लेन है पूरा, और बाहर बहुत सुंदर टेराकोटा की डेकोरेशंस है जो आपको देखने मिल जाती हैं, जिसमें हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है, काफी नायाब काम किया गया है, नक्काशी जो है बड़ी शानदार है, मंत्रमुग्ध करने वाली है। अब हम फिश एज फूड की बात करें, मछली खाने के तौर पे, यहाँ पर आप देखेंगे जो बंगाल है, ज्योग्राफी, हमेशा आप देखना ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देखिए एक 12 साल का बच्चा यूएस में, शायद वो स्कूल जा रहा होगा, लेकिन 12 साल का बच्चा सीरिया में शायद बंदूक पकड़ के AK-47 चलाना सीख रहा होगा। ये इसीलिए है क्योंकि ज्योग्राफी इज द रियल की। जो आदमी आज यूएस में है, एक अच्छी कंट्री में, वो मजे मार रहा है, 12 साल में जो सीरिया में है वो बंदूक चलाना सीख रहा है, 12 साल में शायद जो नाइजीरिया में होगा या कॉन्गो में होगा वो भी ऐसे कुछ कर रहा होगा, बोको हराम से जुड़ गया होगा या किसी भी ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया होगा, या फिर वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। इस तरीके की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ज्योग्राफी यहाँ बंगाल में देखें तो ये रिवराइन प्लेन है, यहाँ पर मछलियों की और चावल की काफी अच्छी खासी जो प्रोडक्शन होती है वो हो जाती है।
तो आप समझ सकते हैं, अगर चावल मिल रहा है चावल खाएंगे, मछली मिल रही है मछली खाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये इनके खाने में काफी प्रोमिनेंट प्लेस लेने लगी। चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर, मछली और आपके चावल इंपॉर्टेंट हो गए, जिसको आप माछ भात कहते हैं मेरे हिसाब से, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्यूपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आदमी चावल खाएगा तो चावल उगाए जाएंगे, मछली खा रहा है तो मछली पकड़ी जाएगी। और इसको आपको लिटरेचर और तमाम जगह पर आपको इस चीज के रेफरेंसेस मिलते हैं कि मछलियों को पकड़ा जाता था, मछलियों को तैयार किया जाता था। आप देखेंगे बहुत से मंदिरों में भी ये चीज दिखाई जाती है, ये सीन दिखाया जाता है। टेम्पल्स हैं, विहारास हैं, यहाँ पर बताया जाता है किस तरीके से आपके फिशेस को पकड़ा जा रहा है, फिशेस को तैयार किया जा रहा है और बाजार में बेचने के लिए उनको टोकरी में डाला जा रहा है। ये हमें बताया जाता है टेराकोटा के प्लाक के द्वारा। प्लाक कुछ नहीं होता है, एक सिंपल आपका एक समझिए एक टेराकोटा से बनाया गया एक ऐसा एक चौकोर होगा जिसमें अलग अलग से एक स्टोरी लिखी होगी, वही आपका प्लाक हो जाता है। अभी हमने विष्णुपुरी टेम्पल जो बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में है उसका प्लाक देखा, राधा कृष्ण का, राधा और कृष्ण गोपी का। अब आप देखिए जो आपके ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स को नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, ये आप जानते हैं। हमारी जो भी तमाम वेद वगैरह लिखे उसमें ब्राह्मण्स आर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। लेकिन ये जो फिश की पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि लोकल डाइट में आप देखने वाले जो ब्राह्मण अथॉरिटीज हैं उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया, उनको ये कहा गया कि आप खा सकते हैं फिश। तो ये आपको ब्राह्मण जो आपके बंगाली ब्राह्मण हैं उनमें एक फर्दर डिफरेंस देखने मिलने वाला है कि दे आर अलाउड टू कंज्यूम फिश। ये आप देखिए, इनको आप जो आपका बृहधर्म पुराना है जो आपकी 13th सेंचुरी में, उसमें आपको ये मिलता है कि द बंगाली ब्राह्मण्स वर परमिटेड टू यूज टू ईट फिशेस। तो आपको फिश और राइस जो है वो आपके बंगाली ब्राह्मण भी खाएंगे। ये चीज आपको बृहधर्मा पुराना में दिखा गया है। यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था, टेराकोटा में आपको देखने मिलेगा कि ये महिला जो है वो मछली को बढ़िया साफ करेगी, फिर अपनी टोकरी में रखेगी और बेचने जाएगी। ये आपको देखने मिलता है विश्व लक्ष्मी टेम्पल जो आपका आरामबाग में, वहां पर आपको ये टेराकोटा पेंटिंग टेराकोटा स्कल्पचर देखने मिलता है। आगे अब देखिए नई नेशन स्टेट्स डेवलप हो रही हैं आपकी यूरोप में, तो ये किस तरीके से हो रही। 18वीं शताब्दी के आसपास शुरू में क्या होता था, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लोग हैं, वो अपने आप को रिकॉग्नाइज किया करते थे एज अ पार्ट ऑफ द एम्पायर। कोई कहता था मैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हूं, कोई कहता था कि मैं आपके मेंबर ऑफ चर्च जो है, जैसे कि आपके ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, इन सबका मेंबर्स हूं। कोई भी कभी भी आप देखेंगे कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन पर नहीं आता था। आगे टाइम जैसे बढ़ेगा 18th सेंचुरी के आसपास कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन होने वाला है, कॉमन लैंग्वेज डेवलप होंगी, तो लैंग्वेज के हिसाब से आपका आइडेंटिफिकेशन होने वाला है, चाहे फ्रेंच की बात करें और जर्मन की। और इसी वजह से जब आप यूरोफिकेशन ऑफ इटली या जर्मनी की बात करेंगे तब आपको ये समझ में आने वाला है। अब देखिए रोमानिया में जो 19th सेंचुरी के आसपास रोमानिया में किताबें पढ़ाई जाने लगी, जो किताबें हैं वो रोमानियन लैंग्वेज में पब्लिश होने लगी बनस्पत ग्रीक के। तो ग्रीक जो है उसको यूज करने की जगह वो अपनी लोकल लैंग्वेज रोमानियन यूज करने लगे। जो आपके हंगेरियंस हैं ये भी कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने वाले हैं अपने ऑफिशियल काम के लिए लैटिन की जगह। तो लैटिन लैंग्वेज को छोड़कर वो अपनी ऑफिशियल जो आपकी हंगरी लैंग्वेज है, हंगेरियन लैंग्वेज है, उसको यूज करेंगे। और भी इस तरीके की बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज डेवलप होने लगी और ये मानने लगी कि जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, वो अपने आप में एक सेपरेट नेशन बना सकती हैं। इस तरीके की कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगी। आप देखिए इसी तरीके से आपका जो इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन है इसने जोर पकड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज वाली बात आ गई थी। और कॉमन लैंग्वेज को आप ये समझने लगे कि आपको अगर एक अलग से एक लैंग्वेज है तो आप उसकी बनस्पत उसके हिसाब से एक आप नेशन खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो तमाम इलाका था, इस इलाके में जहां पहले सब्जेक्ट्स अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, बाद में आप देखेंगे वो अपने आप को लैंग्वेज बेसिस पर, कम्युनिटी बेसिस पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और इस हिसाब से आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में होती हैं और नेशन फॉर्मेशन भी होने लगता है। ये था हमारा डिस्कशन। अब परंपरा अनुसार आप मुझे इन सब सवालों का जवाब दें, फिर हम डिस्कशन करके आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अनंत वर्मन की बात करते हैं। तो अनंत वर्मन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो है ये उड़ीसा में जो पुरी का मंदिर है, गंगा डायनेस्टी के ये हैं और ये पुरी के मंदिर से संबंधित है। जगन्नाथ की बात करें तो जगन्नाथ भी आपके ईश्वर हैं, ये भी आपके पुरी के हैं। तो जगन्नाथ बेटर आंसर हो जाते हैं आपके। अनंत वर्मन जो है वो उड़ीसा के हो जाते हैं। हमेशा यूपीएससी में हमें कोशिश करनी पड़ती है कि वी हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सेट, जो आपका बेस्ट पॉसिबल होगा उसको, क्योंकि अनंत वर्मन दोनों से कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन ज्यादा किससे कनेक्ट हो रहे हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, शायद हमें अपना जवाब फिर से बदलना पड़े। आप देखिए मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करता हूं, आपसे मैं बात करता हूं लीलाती कलम। इसके बारे में तो मुझे अच्छे से याद है। लीलाती कलम जो आपका केरला में डेवलप होता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ में आपका जो महोदयपुरम है, ये आप बताइए ये जो इलाका है ये आपका चेरास जहां पर रूल करते थे वो है, तो ये भी केरला से संबंधित है।
आगे आप बढ़िए तो जो आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स है कहाँ डेवलप हो रही है याद करिए। तो मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था, मिनिएचर पेंटिंग्स आपकी कांगड़ा के आसपास काफी ज्यादा, याद करिए वो राजा हाथी पे बैठ के होली खेल रहे हैं, उस तरीके की पेंटिंग्स डेवलप होती थी, वो मिनिएचर पेंटिंग। और पहाड़ी पेंटिंग जहाँ पर मैंने आपको राधा कृष्ण बताए थे, विश्व नाइट तरीके से जो बनता है आपका, विष्णु की जो आर्ट फॉर्म से उनको बनाया जाता है, राधा कृष्ण को बनाया जाता है, वो आपके होते हैं। और आपका फाइनली जो आपका मंगल काव्य है, मंगल काव्य आपका बंगाल से संबंधित है, याद करिए जो फर्स्ट टाइप ऑफ आपका लिटरेचर था संस्कृत से संबंधित वो। तो मैं फिर से आपके लिए इसको मैच द कॉलम कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप अपने आंसर्स को मैच कर पाए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग जो है वो कांगड़ा से संबंधित है, आपका जो आनंद बर्मन है, आनंद बर्मन आपके उड़ीसा से संबंधित है, जगन्नाथ मंदिर जो है आपका वो पुरी से संबंधित है, आपकी जो मंगल काव्य है वो बंगाल से संबंधित है, महोधर्म जो आपका महोदयपुरम है वो केरला से संबंधित है, और जो आपका लीला लकम है वो आपका केरला से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने हमारा 9 चैप्टर भी समझ कर लिया है, हमने मैच द कॉलम करके भी देख लिया कि हमसे बन रहा है या नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इससे हमारी किताब कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।